सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये जो बजट आया है क्या ये सिर्फ चंद माह के लिए? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या 13 अगस्त को असम्बली मुद्दत ख़त्म होने के बाद कई और बजट आएंगे? लग कुछ ऐसा रहा है। क्यों? क्योंकि डार साहब का जो बजट है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज कर रहा है। हुकूमत ने टैक्स और ख़र्चों के जो अहदाफ रखे हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। और इस साल FBR को 7,400 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ मिला था, जो 90% भी पूरा नहीं हो सका है। अब जी आगे चलते हैं। जो अगला साल है टैक्स हदफ वो 9,200 कर दिया गया है। अब एक सवाल है कि ना जाने इसके पीछे क्या जो सोच है वो कार फरमाए, और ये होगा कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है जो 90% भी पूरा नहीं हो सका ये हदफ, ये पूरा कैसे होगा आगे जाके? और ये जो फिर सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो पेंशन है 17.5 और तनख्वाहें जो है 35% तक की बढ़ा दी गई हैं। और एक और सवाल आ रहा है कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आएंगे? विफाक जो टैक्स इकट्ठा करेगा वो कर्ज़ों की अदायगी पर लग जाएगा, फिर दिफा, सब्सिडी, फिर तरक्याती बजट, और ये जो तनख्वाह है, पेंशन है, इसके लिए जो रकम है वो कहाँ से आएगी? और सबसे बढ़कर इन सब बातों को IMF तो मानने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। हालांकि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी IMF की जो शराइत है मिनोअन कर ली गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, जो सवालात की जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे माशियात। ज़ुबैर मोतीवाला, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एनालिस्ट हैं आमिर ज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़ुबैर मोतीवाला साहब से शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एक सीधा सा सवाल जो आम नाज़रीन को भी समझ आएगा कि जी कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट होगा, बहुत रिलीफ दिया जाएगा, आवाम खुश हो जाएगी, तो आपको लगता है कि ये जो दावे किए गए थे ये सच साबित हुए हैं? कितना आवाम दोस्त बजट लग रहा है आपको ये? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के इस वक्त हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ की आपने बात की, उसमें तो ये बजट जो आज दिया है उससे बहुत ज़्यादा सख्त बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सच्ची बात ही है, क्योंकि अभी जो हमारी माशी हालात हैं उसमें हम, जैसे आपने बात की कि 9,200 का जो हदफ रखा है वो होगा कि नहीं होगा। पिछली दफ़ा 90% नहीं हुआ। पिछली दफ़ा 61 बिलियन रुपए उन्होंने कम कलेक्ट किए, जो जून के अंदर उनका तखमीना है कि हम 61 बिलियन रुपए से शॉर्ट होंगे, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा 10% का। लेकिन बहरहाल ये जो सारी चीज़ें इनको जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने बजट दिया है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वेयर वी आर पासिंग थ्रू द मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये बजट जो है ना, मैं समझता हूँ बड़ा ब्रेव बजट है, बड़ा उन्होंने क्लेवरली दिया है। हम ये समझ रहे थे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो टैक्सेस की जो तादाद है अगर आप उसको देखें, उसको एनालिसिस करें फर्दर, तो 240 रुपये गिन कर डॉलर के हमने अगला जो है ना पिछला बजट हमने बनाया था, इस साल हमने बनाया 290 रुपये गिन के। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10-11% यही ऑटोमेटिक इजाफा आ जाएगा। इसके बाद 2% का उन्होंने ग्रोथ रेट रखा है। तो एक्चुअल टैक्स जो नए हैं वो तो 300-400 बिलियन रुपए के उन्होंने लगाए हैं। और आप देख लें जो उन्होंने जो लगाए हैं टैक्स, अगेन उसके अंदर जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि POS पे उन्होंने टैक्स लगाया। अब ये जो है ना पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप 12% था आपने दिया था ताकि डॉक्यूमेंटेशन करें, लोग जब इसमें आ गए तो आपने 12 से 15 कर दिया। ये मुनासिब मेरा ख्याल नहीं है। और जो उन्होंने RD लगाई हैं और जो चेंजेस करके जो ये 400 बिलियन या 800 बिलियन के जो टैक्सेस हैं, उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स लगे हुए थे उनको उसमें बेस बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। तो हम भी समझते हैं कि इसको जो है ना, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट भी मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, इसलिए एक्सपोर्ट अगर होता तो हमारी जो 6 चीज़ें जो हमने कही थी वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। देखिए, हम समझते हैं कि जो इंटरेस्ट इस 23-24% के इंटरेस्ट रेट में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अगर आपका रीफाइनेंस 18% है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। 6 था 18 हो गया, 8 था 23 हो गया। इसके बाद आप DLTL के आपने पेमेंट फ्रीज कर दी है। फिर फास्टर के अंदर जो सेल्स टैक्स के रिफंड आते थे उसको रोक दिया है। फिर इसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ था उसको आपने विड्रॉ कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें जो आपने की, इसके बाद एक्सपोर्ट तो घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं। हम ही समझ रहे थे कि इस बजट के अंदर इसमें कुछ ना कुछ जो है ना
उन्होंने कोई ना कोई आपको रिलीफ देंगे, लेकिन वो रिलीफ नहीं आया। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, उसमें एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी, वैल्यू एडिशन दी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी तवज्जो दी, ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो है ना खुशी की बात है कि IT सेक्टर के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है ना उसके ऊपर कामकाज भी बताएं, वो भी बताएं। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनी है, ये जो है ना जो हर 3 माह में मिलेगी और अब मौके पर फैसले करेगी। आई थिंक हमारा डायरेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर को वैल्यू एडिशन करना, हमने IT सेक्टर को प्रमोट करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो रिलीफ है, जो कॉम्पिटिटिव एज है, जो हमको रीजनल कॉम्पिटिटर के साथ हमारे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारा 2 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुआ है और बांग्लादेश का 5 बिलियन बढ़ा है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमारी पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी और रीजनली कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है जी। चलें, आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब को भी सुना, तो आमिर ज़िया साहब आपसे भी ये सवाल सीधा सा कि जी आम आवाम जो हमें देख रही है उनको तो ये इन टर्म्स के मतलब भी नहीं पता होते। कल शब्बर जैदी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे तो यही बात हो रही थी, इनको GDP का भी शायद मतलब नहीं पता होगा कि GDP किस चीज़ को कहा जाता है। तो उनके लिए आम अल्फाज मेरा समझाइएगा, आम आदमी को इसमें क्या फ़ायदा नज़र आएगा, क्या रिलीफ मिलेगा, किस तरह वो मुस्तफ़ीद होगा? अच्छा, मेरे ख्याल में रिलीफ का लफ्ज़ तो हमें खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो फिस्कल स्पेस ही नहीं है हुकूमत के पास किसी भी किस्म की रिलीफ देने की। हमें एक और बात समझनी चाहिए फिजा साहिबा कि ये जो बजट है ये 6 से 7 हफ्ते के लिए है। ये उसके बाद मतलब है ये हुकूमत की टर्म जो है वो अगर 12-13 अगस्त को मुकम्मल हो जाती है तो जुलाई से शुरू होगा, 1 जुलाई से इतलाक होगा, तो 6 हफ्ते इसकी उम्र है, 7 हफ्ते उम्र है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद जनाब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, अगर इंतखाबात वक्त पर होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद जनाब फिर आपकी 2-3 माह के बाद आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये जो बजट बनाया गया, जो ये कह रहे थे ना कि हमें सख्त बजट की मोतीवाला साहब कहते तवक्को थी, और सख्त बजट से मुराद ये होती थी कि उसमें रिफॉर्म की बात होगी, उसमें स्ट्रक्चरल जो खराबियां पैदा हो गई उसे दूर करने की बात होगी। तो उसमें इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया हुकूमत ने, वो उन्होंने आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ दिया। अभी हम लोग रो रहे हैं कि जी इस IMF प्रोग्राम की शराइत बहुत सख्त हैं, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ बहुत सारी शराइत के ऊपर। अब जो ये लैंड माइन बिछा के जाएंगे, जब आप वक्त पे इस्लाहात नहीं करेंगे, आप उसके अंदर जो है आपका जैसे डेफिसिट की बात करें आप, तो उसमें IMF कहते हैं 4-4.5% होना चाहिए, ये 6.5 से ऊपर लेके चले गए डेफिसिट को ना। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो इसका मतलब है जब अगला IMF प्रोग्राम, जो आपको एक बड़ा IMF प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा इसके मुकाबले में, भी तो 7 बिलियन का, तो उससे कहीं बड़ा 10-12 बिलियन डॉलर का, तो उसकी शराइत और ज्यादा कड़ी होंगी। अगर अभी हम लोग रो रहे हैं तो उस वक्त हमारी चीखें निकल रही होंगी, और उसकी जो बुनियाद आती है वो उसी वक्त से आती है कि जो 1 साल हम लोगों ने 13 महीने PDM हुकूमत ने ज़ाया किए, उसमें रिफॉर्म नहीं हुआ, उसमें मिफ्ता साहब ने कुछ इक़दाम किए थे, उन इक़दाम को रोल बैक कर दिया गया, तो ये हम उसका खमियाजा आज नहीं तो कल भुगतेंगे। इनकी इंटरेस्ट है कि 6 महीने तक ताली बच जाए, हम इलेक्शन में कुछ ना कुछ लेके चले जाएं, इससे बड़ी इसकी मैं हकीकत नहीं समझता इस बजट की। तो अब जो आने वाला दिन है उसमें ज़ाहिर है कि जो भी इशारे हैं, अच्छा आप मेरे ख्याल में और शिफ्ट करना चाह रही हैं, फिर बाद में बात जी। ठीक है आमिर ज़िया साहब। अच्छा ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आप आमिर ज़िया साहब को भी सुन रहे थे। ज़ुबैर साहब एक सवाल, ये जो हुकूमत ने खर्चों के पहाड़ लगा दिए हैं, अब सवाल ये कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? जैसे कि आपने भी बताया कि हालात हमारे ऐसे हैं कि ऐसे में आप शायद इससे भी सख्त बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इन हालात में पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो 7,000 अरब रुपए का खसारा है, इसके साथ तो अगर मैं कह दूँ कि खासा ये गैर हकीकी बजट मालूम होता है। देखिए जी बिल्कुल, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि आज नहीं, पिछले 4-5 साल से जब 1 जुलाई आती है और पहला दिन होता है तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स बोरोइंग, उनके पास ज़ीरो का पैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोमिसेस को आपने दे दिए, डिफेंस के लिए दिए, पेंशन्स में दिए, गवर्नेंस के लिए दे दिए, इसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपके पास बचता नहीं तो आप पहले दिन 1 जुलाई को सुबह उठ के आप बोरोइंग शुरू करते हैं। तो ये भी जो बजट उन्होंने दिया है बोरोइंग पे बेस करके दिया है कि जी आप इनको बोरो करेंगे और अल्लाह खैर सल्ला, अब 7,000 बिलियन हो या 6,000 हो, हमने बोरो ही करना है तो हम बोरो करके करेंगे। मुल्क तो चलाना है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म पे चलाना है तो मेरी समझ में नहीं आता कि लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। इसके अंदर आप 15 बिलियन का जो हर साल का जो खसारा है इम्पोर्ट और होम रेमिटेंस, इम्पोर्ट
के अंदर और होम रेमिटेंसेज और आपकी एक्सपोर्ट को मिला के जो फिगर बनता है उसमें 75 बिलियन 78 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है और 60-62 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। तो ये 15-17 बिलियन का जो खसारा है वो कितने साल तक हम यानी आपकी बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। कहा कि बस नथिंग मोर, आप ये हमारी शराइत पूरी करें। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म की तो मुझे पूरे साल का बजट लगता है, क्योंकि जो जितने मिसलाहत दी और जो रकम रखी है वो 2 महीने की नहीं है। हाँ। अगर आपने आईटी सेक्टर में रखा है, ये 1150 पीएसडीपी में रखा है, तो ये 1-2 महीने का तो नहीं है, ये तो पूरे साल का है। जो उन्होंने जितने तखमीने दिए हैं, जितने फिगर्स दिए हैं, आप कंप्लीट कर लें। 2 महीने के 4 महीने के नहीं है, वो पूरे साल के। मैंने यही कहना। ठीक है। अच्छा, जुबैर साहब कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं आमिर ज़ियाद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? जरा सा मैं जान के मान पाऊँ जुबैर मोती वाला साहब अगर नाराज हो, जरा सा मैं डिसएग्री करूंगा कि देखिए इल्यूजन ये क्रिएट किया गया कि साल भर का नहीं होंगे नाराज मेरे ख्याल से, हम डिसएग्री कर सकते हैं। जी मोती वाला जानता हूं, मैं जी आमिर ज़ियाद साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि नहीं बिल्कुल हमारे उस्तादों में से हैं जी। अरे सरकार क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं सुबह सुबह? तो मैं ये कर रहा था कि इल्यूजन ये क्रिएट किया गया है कि साल भर का बजट है और इन्होंने कहा जी हमने इतने अरब रुपए 1100 अरब तरक्याती कामों के लिए रख दिए और फला चीज के लिए इतने रख दिए, लेकिन जब असल हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत आएगी, तो वो चीजों को रिवाइज करेगी। तो इस बजट के तहत जो ये हुकूमत कर सकती है 6-7 हफ्ते जो भी इसको करना होगा कर लेगी। उसके बाद केयर टेकर आएगी, केयर टेकर में अगर टेक्नोक्रेट्स हुए तो उनकी सोच का जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उनके जहन पे इलेक्शन नहीं होता और टेक्नोक्रेट ही आते हैं केयर टेकर के अंदर ना। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी उसको तो पता चलेगा जी हम वी आर वॉकिंग इन अ लैंड माइन, और वो लैंड माइन इतनी खतरनाक खौफनाक है, आपको कई काम करने पड़ेंगे। आपको एक बिगर IMF प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, आप नुकसान में चलने वाले इदारों पे जो बिलियन ऑफ रुपीज आप खर्च करते हैं उनका क्या करेंगे? आप बताइए कि अभी जो टैक्स में इजाफा किया 10 to 15% उन लोगों को जो बाहर से IT के जरिए पैसे कमाते हैं। अब आप सोचिए कि बाल जगहों पे ऐसी जगह पे इन्होंने एनहेंस किया है रादर देन एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस। एग्रीकल्चर सेक्टर को ये कह रहे हैं कि जी हम उसको जो है मराद देंगे। चले एग्रीकल्चर सेक्टर पे बाद में बात करते हैं जनाब। ठीक है आमिर साहब। अच्छा जुबैर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ये जो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा कर कह लें और ये जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा है ये ना करके ये कह रहे हैं जी 2-2.5 हज़ार अरब रुपए बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब आज आपको भी पता है कि डार साहब की जो तकरीर है वो तकरीबन 1.5 घंटा लेट शुरू हुई थी, क्योंकि काबीना इजलास में डार साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो तनख्वाह बढ़ाने वाली शरह है ना, इस पर इख्तलाफ हुआ है बाकायदा। तो क्या ये जो सियासी मसलहत है ये मुआशी ज़रूरत पर हम कह लें कि हावी आ गई है? देखें जी, बात यह है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो सबका इत्तेफाक होना तो ज़रूरी है ना, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है और उसके बहस भी होनी भी चाहिए। अगर होती है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबसे अपने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, तो मैं उसको बुरा नहीं समझता। लेकिन जो ये बात करी, इससे आगे मैं एक बात करता हूँ कि देखें हमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप देखें तो 3,000 अरब रुपए की हम ब्लीडिंग कर रहे हैं हर साल। आप 1300 अरब रुपए देते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सिर्फ खड़ा रखने के लिए, उनके नुकसान को पूरा करने के लिए। अगर इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, इसको ऑफलोड कर दें, तो आपके कल से 1300 अरब रुपए बचना शुरू हो जाएंगे। आप क्यों प्राइवेटाइज नहीं करते? इसके बाद अगर आप दूसरा इसको देखें, सर्कुलर डेट आप 1700, 1600, 1700 पे पहुंच गया। ये दोनों को आप टोटल करें तो 3000 बनता है। आप इसके ऊपर क्यों उसके ऊपर रैपिडली उसके ऊपर काम नहीं करते? आपको रैपिड सोलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान करना चाहिए, आपको विंड के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल के जो टेक और पे वाले जो कारखाने हैं उनके साथ रीनिगोशिएट करना चाहिए, और उनके बाद आप जो है ना जितने आपके जनरेशन है डीजल के ऊपर और आपका फर्नेस ऑयल के ऊपर, उनको आपको बंद करना चाहिए बतदरीज, और गैस को करना चाहिए। और आपको जितने, चाहे वो बादशाह डैम है, चाहे वो दासू है, जितने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको ये सारा रुपया लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपको खा रही है। आप ये 1700 बिलियन रुपए ये भी यही है और 1300 बिलियन रुपए हम खामखाई उसको लेके चल रहे हैं। देखिए, देयर इज नो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। अगर ये 3000 अरब रुपए आप बचा लें, आप मुझे बताएं सारे दर्द सर दर्द जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। और हम और IMF की शराइत को भी हम पूरा कर देते हैं। IMF कहता है कि सर्कुलर डेट नहीं क्रिएट होना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है कि वो क्रिएट हो।
हम भी ये चाहते हैं कि नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो अगर नहीं क्रिएट होने के रास्ते हैं ना, आप उस रास्ते पर तो चलें। अगर उसकी तरफ आप चलेंगे तो साल में, 2 साल में, 4 साल में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और आपकी लाइन लॉसेस पिलफरेजेस के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज कर दें। आप जो है ना, जो आपने डिस्कोर्स बनाई है उसके आगे जनरेशन के अलावा आप उसको प्राइवेट कर दें, नॉट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सब गवर्नमेंट की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। अगर ये कर लें तो मैं कोई लंबी बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, लेकिन ये सिर्फ 3000 बिलियन जो है, जो आपकी हार्ड अर्न टैक्स मनी है, 1300 बिलियन वो जा रही है, तो हम उसको ब्लीड होने से रोक नहीं पा रहे। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा जुबैर साहब, एक और सवाल, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा समझाइएगा, ये जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो अगले साल 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी का है, इसका बजट में कोई तज़किरा ही नहीं है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा, समझाइएगा, क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ नहीं, एक सिंपल वर्ड है, रोल ओवर। अगर आपने सुना हो तो उस्ताद मुकर्रम को पता होगा। हम जाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, इंटरेस्ट का अब तय कर लें और इंटरेस्ट दे के हम इसको रोल ओवर करके अगले साल पे ले जाते हैं। इसीलिए इसका तस्करा नहीं है, क्योंकि हम कई सालों से रोल ओवर कर रहे हैं कई लोनों को, और इस दफा भी कर लें। जी ठीक है। आमिर ज़िया साहब जी, पहले तो रोल ओवर पे थोड़ा सा तबसरा कर दें आमिर ज़िया साहब, फिर मैं अगला सवाल पूछती हूँ। मैंने तस्करा किया था ना पिछले जवाब में भी कि रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और रिस्ट्रक्चर में रोल ओवर भी आता है, क्योंकि और कोई सूरत नहीं है। 25 अरब डॉलर अगर आपने देने हैं तो हम कुछ भी कर लें। शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम, मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि मैं बेच दूंगा, चीज कर दूंगा, वो भी कर दें तो ये नहीं पैसे जो हैं पूरे नहीं होंगे, तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। अच्छा, एक और हमें समझ में आना चाहिए कि जो ये कहते हैं बड़े भरोसे से कि हमें डिफॉल्ट नहीं करना, वो क्यों कहते हैं? उन्हें पता है कि सोवरेन डेट डिफॉल्ट जो है वो जो हमारे बायलैटरल जो डोनर्स हैं या लेंडर्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे। तो उसमें यही होता है कि जी आप रोल ओवर करते हैं और जो थोड़े से पैसे आप दे सकते हैं, 6-8 बिलियन, किसी तरह 10-11 बिलियन डॉलर जो आप दे देंगे साल में, 12-13 बिलियन जो है वो आप रोल ओवर करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल होती हुई नजर आ रही हैं। जो जुबैर साहब ने बिल्कुल अच्छी रिकमेंडेशन, वो मैं बिल्कुल उसको मैं सेकंड करूंगा, तायद करूंगा कि आप लॉसेस कम करें। आपकी जो लॉस इदारे हैं, अगर आप इनको ठीक कर लेते हो, एनर्जी सेक्टर को ठीक कर लेते हो, तो हम लोग दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं जनाब। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक आखिरी सवाल ये, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर ब्रेक से वापसी पे ज़रा हम सियासी सूरत हाल, पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे। ये जो इसहाक डार साहब ने बदतरीन मुआशी कारकर्दगी का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहराया है, ये जो सिलसिला है ना, बड़ी तकलीफ देता है कि जी जो भी जिम्मेदारी है वो तो पिछले करके चले गए थे, हम तो ठीक करने के लिए आए हैं। जब हम ठीक करते रहेंगे ना, उतने में हमारा टेन्योर गुजर जाएगा और फिर अगले पे डाल देंगे, अगले की जिम्मेदारी है। ये कहानी चलती ही रहती है। जी, बात ये कि इसहाक डार साहब को बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो लेना चाहिए कि जी हमारा IMF प्रोग्राम जिसको दोबारा से मिस्टर इस्माइल साहब ट्रैक पे ले आए थे, वो डीरेल कैसे हो गया, और क्या वजह है कि जनाब जो इनका ऑब्सेशन है कि करेंसी हमें रेट को हर हालत में मसनूई तरीके से पॉप अप करके रखना है और हमें मार्केट की फोर्सेस को डिफाई करना है, इनको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इस्लाहात के वजीर खजाना नहीं है, ये मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन अब ये दौर गुजर गया। आपको याद होगा जब पिछली बार लास्ट टाइम ये वजीर खजाना थे, जो बकौल इनके सुनहरा दौर था, उसमें IMF वेवर बहुत दे रहा था, इनको वेवर दे रहा था, यानी कि कंडीशन थी, हम लोग मीट नहीं करते थे। वेवर क्यों मिला करते थे कि अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी। आज दुनिया की और हमारी जियोपॉलिटिक्स बदल गई है, और क्योंकि तब्दील हो गई है तो आपको वेवर नहीं मिल रहा। और IMF को मेहरबानी किया करता था और उस वक्त मुझ पे तौर डाल के कहते थे ये देखें हम निगोशिएट कर लेते, वो ये निगोशिएट नहीं करते थे। वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती थी जिसकी बिना पर आपको वो कर्जा मिल जाया करता था। और आपने देखा कि इन्होंने कहा जी हमने IMF प्रोग्राम उस जमाने में मुकम्मल किया, उसके बाद क्या हुआ? अगर हमने सक्सेसफुली वो किया होता तो हमें दोबारा क्यों जाना पड़ता 18-19 के अंदर? PTI हुकूमत आई और हमें ये मुश्किल पड़ गई कि जी जाना है हमें IMF प्रोग्राम में। वहाँ पे गलती ये हुई PTI से कि उन्होंने देर कर दी, और अगर वो वक्त पे बर वक्त चले जाते तो गालिबन इतनी सूरत हाल गंभीर ना होती। लेकिन जल्जले जो है एकदम नहीं आया करते, उसके कहते हैं ना जमीन में हरकत दिहाइयों पे मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर भी जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये 13 महीने, इन 13 महीनों में बहुत बुरा मिसमैनेज हुआ, PTI से गलतियां हुई, उससे पहले की हुकूमतों ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो अगर आप पीछे तक जाएंगी तो ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। मैं कहती हूँ सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। हाँ आमिर ज़िया साहब, ये क्या ही अच्छा हो ना अगर ऐसा ट्रेंड सेट हो जाए,
ये जहाँ इतनी नई नई पार्टियां भी बन रही हैं, मतलब आगे बेहतरी की बात करें, तरक्की की बात करें कि तनकीद नहीं करनी, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी तो तनकीद बराए इस्लाह करनी, मिल के काम करना है, प्रोग्रेस के लिए काम करना है, तरक्की के लिए काम करना है, तो काश ये चीज़ भी फिर सीख ली जाए, प्रैक्टिकली इस पर अमल भी कर लिया जाए कि फिर पुरानों पर मलबा नहीं, जिम्मेदारी ली जाए कि मैं हूँ और मैं इस चीज़ के लिए कितना जिम्मेदार हूँ। बहुत से सवाल आते हैं, जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है उसका भी संग बुनियाद रख दिया गया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे, अब ज़रा बात कर लेते हैं सियासतदानों पर एतमाद की और भरोसे की। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मुल्क में सियासतदान अपनी जमात और कायदीन से वाबस्तगी के कह लें कि बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अचानक से जो उनकी सियासी वाबस्तगी हैं, वफादारी हैं, वो तब्दील हो जाती हैं और इससे अवाम के ज़हनों में ज़ाहिर बात है बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं और अवाम उनके जवाब तलाश करना चाहती है। जिसमें बुनियादी सवाल क्या है कि जी क्या ये लोग भरोसे के या एतमाद के काबिल हैं या नहीं हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा देखिएगा कि हमारे जो सियासतदान हैं ये सब कुछ इतनी आसानी से कर कैसे लेते हैं, ज़रा देखिएगा। आमिर ज़िया साहब, आप भी सुन रहे थे तो यही बात कि किसी ने सियासत को छोड़ दिया था, किसी ने सियासत से ब्रेक ले ली थी, लेकिन आमिर ज़िया साहब इस ब्रेक से लंबी ब्रेक तो हमारी स्कूल की ब्रेक नहीं हो जाती थी। जी मतलब बिल्कुल ऐसा होता था। और देखिए लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले अगर आप तारीख पर नजर दौड़ाएं, पीपल्स पार्टी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब मुश्किल में आए तो उनके जितने भी फ्रंट लाइन उनके रहनुमा थे ना, अब्दुल हफीज पीरजादा हो गए, गुलाम मुस्तफा जतोई हो गए, ठीक है, मुमताज भुट्टो साहब भी होते, उनके कजन भी हुआ करते थे और बहुत सारे दीगर नाम के बाद दीगरे पार्टी को छोड़ते रहे। फिर आप याद करिए जब मुशर्रफ साहब का फौजी इनकलाब आया 1999 में, जिसको बड़ा अवाम में पजीराई मिली थी, जो मुझे याद है मैंने कवर किया था उसको, तो उसमें भी आप देखिए कि पूरी नून लीग से इतने लोग निकले कि काफ लीग बन गई और उस काफ लीग ने हुकूमत बना ली, ठीक है ना। तो ये भी मतलब इन गुनाहगार आंखों ने देखा और हम सब ने देखा। अच्छा, उसमें जो मेरी कुछ इनके लोगों से बैकग्राउंड इंटरव्यूज हुए हैं, अगर आप सुनना चाहें तो उन्होंने 2-3 बातें कही। देखिए ये जो है पीटीआई कोई इनकलाबी पार्टी नहीं थी और ना है, ठीक है ना। अगर इनकलाबी पार्टी होती तो वो एक रहनुमा ने मुझे कहा कि उसमें फिर शाह महमूद कुरैशी ना होते, फवाद चौधरी ना होते, ये इमरान इस्माइल ना होते। जाहिर है कि इनकलाबी पार्टी की, मौजूदा की पार्टी के तो कुछ और तकाजे होते हैं। तो अगर आपको एक कहते हैं ना कि इसी सेटअप में रहते हुए सियासत करनी थी, बुर्जुआ पार्लिमानी जमहूरियत में आपको पॉलिटिक्स करनी है, तो उसके साथ उसके लिए एक म्यान रवि की जरूरत होती है। उसके लिए आपको पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखना होता है। और वही समझते थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान को जिस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है उसकी राह में एक ये बड़ा पत्थर है। तो जब भी आपने देखा कि उन्होंने, उनका जो रवैया था वो ये था कि जी मैं किसी भी तरह से चीज़ों को मैनेज करूं आउटसाइड, और जब भी वो उन्होंने ऑपरेशन से ना हाथ मिलाया ना कुछ किया। और बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ भी की, बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की। जितने बड़े फैसले होते थे वो तनहा उसकी जिम्मेदारी लिया करते थे, क्योंकि 3 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला हुआ कौमी असम्बली को छोड़ना। तो मेरे ज़राए के मुताबिक 80% MNAs ने कहा कि जी ना छोड़ें। फिर जो हुआ पंजाब और KP असेंबली को तोड़ना, फिर अपनी दोनों हुकूमतें खत्म कर देना सूबों में। हाँ, तो वो 99.9% बकौल एक उनके PTI के सीनियर रहनुमा के साबिक या हाल के भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने मना किया था 99.9% लोगों ने, लेकिन फिर भी ये फैसला हुआ। फिर इनको मौका मिला और बड़ा अच्छा मौका मिला था जब सुप्रीम कोर्ट के ईमा के ऊपर, उसकी हिदायत के ऊपर जो है एक कहते हैं मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात में तय ये पाया कि जुलाई में असेंबलीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अब आप देखें, अगर आप अब जून में खड़े हैं, उस वक्त हम मई की बात कर रहे हैं, लेट मई की बात कर रहे हैं, मिड मई की बात कर रहे हैं, उससे मई के शुरू की बात कर रहे हैं। वो एक, अगर आपने ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ी हो शेक्सपियर की, उसके बाद में शेक्सपियर ने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि जो सबसे बुनियादी किरदार होता है उसकी उतनी ही बड़ी गलती भी होती है, ठीक है ना, जिसको उसने डिफाइन किया था ट्रेजिक फ्लॉ से। तो जाहिर है कि वो गलती जो थी वो से इस कहते हैं पैदर पे हुई है, वो इसकी वजह से सूरत-हाल बदल गई। वरना 8 मई तक सूरत-हाल कुछ और थी। अच्छा आमिर ज़िया साहब, जब 9 मई आया, 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें एक सी चेंज आ गया। और सी चेंज की वजह से हम देखते हैं कि उसका फिर एक जो पूरा रद्द अमल आया वो आम पाकिस्तानियों में आया, वो इदारों की जानिब से आया, वो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आया। हर चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी, ठीक है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ज़लज़ला एकदम नहीं आया करता, कहते हैं सदियों में उसकी परवरिश होती है।
सालों में परवरिश होती, तो वो सालों में परवरिश हुई और वो एक के बाद दीगरे आप इस पोजीशन में आ गए कि आप आज वो एक कमजोर तरीन पोजीशन पे खड़े, जहाँ पे सवालिया निशान है कि वो सियासी तौर पर रेलिवेंट रहते हैं अगले इलेक्शन में या नहीं रहते। जनाब अच्छा आमिर ज़िया साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि चले अब इन्होंने एक स्टैंड लिया इन्होंने और उस पर इनको कायम रहना चाहिए और इनका राइट है, और ये लोग एक नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, पार्टी नहीं है जिसका संगे बुनियाद रखा है कि यार जहांगीर तरीन साहब से इन लोगों की वाबस्तगी नहीं है, लेकिन ये जो तासुरात ये देते रहे, मुरझाए चेहरों के साथ बैठे रहे, कोई छुप के तीसरी रो में बैठा रहा, कोई चौथी लाइन में बैठा रहा, फिर चेहरे छुपाते रहे, क्या इनको नहीं पता था कि कैमरे की आंख हमें देख रही है, कैप्चर कर रही है, तमाम नजरें हमारे ऊपर है, फिर बुलेटिन्स में, प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में, वीलॉग्स में हम लोग डिस्कस होंगे, हमारे चेहरे डिस्कस होंगे, ये तासुरात दिए क्यों गए? मैं नहीं मानती है जानबूझकर नहीं दिए गए, मुझे नहीं पता, मुझसे अग्री करते हैं डिसअग्री करते हैं, लेकिन ये तासुरात देने का मतलब क्या था? क्या बता रहे थे? हम बड़े मजलूम है, ये हमारे साथ कुछ जुल्म हो रहा है, क्या मतलब भी बताना चाह रहे थे? ये क्या पैगाम देना चाह रहे थे? देखिए, बहुत सारी चीजों पे इनमें से कई लोगों ने ये ऐलान किया था कि हम सियासत छोड़ रहे हैं या हम सियासत में वक्फा ले रहे हैं। अच्छा, जहां तक फवाद चौधरी साहब के झुके हुए यानी शर्मिंदगी थी, ये फेस नहीं कर पा रहे थे कैमरों को? नहीं, वो ये अब ये मुझे नहीं पता क्या वजह थी, लेकिन उनका नाम जो था स्टेज पे लिखा गया था फवाद चौधरी साहब का, लेकिन वो स्टेज पे नहीं बैठे, वो कारकुनों में बैठे या सामीन में बैठे, ठीक है ना। उसकी वजह ये थी कि फॉर्मली उन्होंने, मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तला है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो शरीक जरूर हुए, मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। आमिर ज़िया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं, ये जाके छुपा के अपना चेहरा बैठे रहे, ये तो जिन्होंने इनको बुलाया था जहांगीर तरीन साहब को, या ये जो पार्टी है जिसका संगे बुनियाद था, संगे बुनियाद किसी पार्टी का रखना एक खुशी का दिन होता है, वहाँ पे इस तरह की शक्लें बना के बैठे रहना, ये तो बेसिकली अनएथिकल हरकत है, जाते ही ना। हाँ, ये भी बिल्कुल मतलब है, अगर आप खुश नहीं थे उस चीज से तो ये नहीं बड़ा जाना अनएथिकल चाहिए है। था। लेकिन वो एक हमारे दोस्त ने जरा मजाक कहा कि जनाब वो हमेशा होता है ना कि तलाक के बाद इद्दत पूरी की जाती है, तो यहाँ पे तो इद्दत भी पूरा करने का मौका नहीं मिला और आपको फौरन ही मतलब है ना धकेल दिया गया एक और उस महाज के ऊपर। तो वाकई जो लोग जो इतने मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे, गालिबन नहीं जाना चाहिए था। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है जब आप पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हो, 30 सेकंड है ना, मुझे बताइएगा, फयाजुल हसन चौहान साहब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे, ये अपनी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने प्रोग्राम में बोला था कि फवाद चौधरी साहब मुनाफे के आला थे और उन्होंने जो इनकी साबिक पार्टी है उसकी लीडरशिप से लोगों को दूर रखा हुआ था। अभी फवाद चौधरी साहब और अगर फयाजुल हसन चौहान साहब इकट्ठे इस पार्टी में लेके बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ पे कौन किसको दूर करेगा? वहाँ भी इन लोगों के टारगेट से ही तो नहीं होंगे कि किसने लीडर के ज़्यादा करीब होना है, किसने लीडर से ज़्यादा दूर होना है। यानी फोकस तो इनका मसाइल के हल की तरफ रहना चाहिए कि इस्तेकाम कैसे आएगा। इस तरह के जो लोग हैं, मैं सिर्फ इस तरह के लोगों की बात कर रही हूँ, पार्टी के बारे से मैं कोई बात नहीं करी। वो पार्टी आएगी, देखेंगे उनका मंशूर क्या होगा, कितने सीरियस है। आई विश के बहुत अच्छा काम करें, अच्छी नीयत से आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसे लोग वहाँ पे मसाइल खड़े करेंगे, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि फवाद चौधरी साहब अभी फॉर्मली शामिल नहीं हुए, तो ये बात तो हमें मतलब है जब तक वो फॉर्मल अनाउंसमेंट ना कर दे तो भी बहुत ही कहते हैं ना गाड़ी आप घोड़े के आगे बांध रहे होंगे, तो भी इस तरह हमें सब्र करना चाहिए। तो ऐसे हालात में वहाँ जाना भी नहीं बनता था ना आमिर ज़िया साहब, क्या सोच कर गए कि चेहरा छुपाना पड़ा, अवॉइड कर देते, माजरत कर लेते, उनका वहाँ जाना भी तो एक सवाल है ना। अब ये तो खैर वो फवाद चौधरी साहब बड़ा अच्छा जवाब दे सकेंगे, आप उनको बुलाइएगा अगले प्रोग्राम में, पूछिएगा उनसे कि भाई क्या माजरा था। लेकिन मेरे ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब का, देखिए फवाद चौधरी साहब जो हैं सब उन तमाम सियासतदानों में जो भी वहाँ पे मौजूद थे ना, जो स्टेज पे भी थे, इमरान इस्माइल साहब की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मेरा ताल्लुक कराची से और मैं कराची की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे अली ज़ैदी साहब की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो थे वहाँ पर, ठीक है ना। वो महमूद मौलवी साहब, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो जो भी जीते थे वो PTI की दमखम पे जीते थे। इन तमाम सियासतदानों के मुकाबले में फवाद चौधरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन, ठीक है ना। तो उनका स्टेज पे ना बैठना जो है वो फिक्र में मुब्तला करना चाहिए जहांगीर तरीन साहब और उनकी टीम को, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा लीडर, मैं समझता हूँ इस सियासी जमात में क्या नाम है इसका, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, IPP में जो है सियासतदान तो बहुत सारे हैं, अभी कोई लीडर नहीं है। मैं लीडर और सियासतदान में तफरीक करता हूँ। मैं समझता हूँ लीडर अलग होता है, वो लोगों को गैल्वनाइज करता है, इंस्पायर करता है, उसका विजन बहुत बड़ा होता है। सियासतदान तो आप बहुत सारे निकल आते हैं। तो भी जहांगीर तरीन को या अलीम खान को जो भी वहां पर इसको इंस्पायर कर, उनको प्रूव करने के वो लीडर बन गए। तो भी वो लीडरी के मसनद पर आए नहीं है, उनको अभी कहते हैं बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के लिए, फौरन नहीं कर सकते।
और एक और बात आप समझें कि सियासत जो होती है, सियासी जमातें जो, लेकिन अच्छी नीयत से करें तो हो सकता है कर भी जाएं, अच्छा परफॉर्म कर जाएं। बहरहाल जी आमिर ज़िया साहब, ठीक है बॉस, जी जल्दी से, जी मैं आखिरी जुमला में जल्दी से बता दीजिए 10 सेकंड कि पार्टीज की ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है। अगर आप ये समझती है कि आईपीपी आकर एकदम इलेक्शन जीत जाएगी, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। कुछ सीट जीत सकते हैं इलेक्टेबल्स के ऊपर, लेकिन आके छा नहीं सकते। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में जो सबसे नॉर्मल पार्टी है तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, उसकी उम्र भी 26-27 साल है। जमात इस्लामी पार्टीशन से पहले की बनी हुई है। पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज्यादा हो गए। नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो बानी जमात है, उसके धड़ों को कई दहाइयां हो गई हैं। तो इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। चलिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी आपके मुताबिक, ठीक है चलिए लेट्स सी। ओके आमिर लाके साहब बहुत शुक्रिया, और मैंने आपको गलती से आमिर लाकत कह दी क्योंकि अगली खबर आमिर लाके साहब के हवाले से। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के वो सबसे बड़े नाम थे तो गलत नहीं होगा। आज उनकी बरसी, ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिन्हें अपने मदाहों से बिछड़े आज 1 साल बीत गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए थे और पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया चैनल के आगाज़ के साथ जिन चेहरों को कहने के इब्तदाई तौर पर देखा गया, उनमें आमिर लियाकत हुसैन साहब एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक नुमाया नाम थे। और आमिर लियाकत हुसैन साहब बेहतरीन मुकर्रर थे, मेज़बान और प्राइवेट मीडिया चैनल के पहले न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम होस्ट और बेहतरीन सहाफ़ी, सियासतदान, समाजी खिदमतगार होने के साथ साथ बेहतरीन आप कह लें कि एंटरटेनर भी थे। उन्होंने मॉर्निंग शोज़ भी किए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की, उन्होंने मजहबी प्रोग्राम किए, उन्होंने करंट अफेयर के प्रोग्राम किए। और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में आप कह लें कि बहुत नए ट्रेंड सेट किए थे, जिनमें रमज़ान मुबारक में जो सहर व इफ्तार की जो ट्रांसमिशंस हैं वो करते रहे। गेम शोज़ भी उन्होंने किए और बड़ी रातों में जो खुसूसी दुआया ट्रांसमिशंस थी वो शामिल थी, जिनमें जो मुल्क के आप कहने के दूर दराज इलाके हैं वहाँ से स्पेशल लोग आते थे घंटों सफ़र करके शिरकत करने के लिए। उनके साथ प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि शिरकत करने के लिए जिन जिन टीवी चैनल्स में उन्होंने काम किया, आप ज़रा देखिएगा कि लंबी लंबी कतारें लगी होती थी कि हमने आमिर भाई को एक दफ़ा देखना है, उनसे बात करनी है, उनके प्रोग्राम में जाके बैठना है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग थी सबको पता है कि बहुत ज़्यादा थी, और उनके होते हुए कोई उन्हें आप अगर मैं कहूँ कि बीट नहीं कर सका तो गलत नहीं होगा। अच्छा, बोल न्यूज़ के आगाज़ के साथ ही आमिर लियाकत हुसैन साहब बोल फैमिली का हिस्सा, बोल फैमिली को ज्वाइन किया और शामिल होकर होते वक्त उनके जो तासुरात थे वो क्या थे। टीम ज़रा क्लिप चलाइएगा। यहाँ बोल में आकर बहुत खुशी महसूस हुई है और ख़ास तौर पर जो मैंने एग्जैक्ट का पूरा नेटवर्क देखा है, पूरा इनका सिस्टम देखा है, मेरे पास तो सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जिस नीयत, जिस इरादे और जिस खुलूस के साथ ये कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हर कदम में बरकत पैदा करे। और जो ख्वाब देखा है शुएब शेख साहब ने, एक खूबसूरत पाकिस्तान का, एक उजले पाकिस्तान का, एक रोशन पाकिस्तान का और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का, उस ख्वाब की ताबीर तक मैं इनके साथ हूँ। मैं बात करी थी आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से कि ये जो प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा जो आज आप देखते हैं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान के साथ, इसका जो आगाज़ है ये आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस प्रोग्राम को करते थे और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे नामवर मेज़बान की इस प्रोग्राम से अलहदगी के बाद मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया और मैं इसको जारी रखूं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का, पसंदीदगी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी की बदौलत जो आप लोगों ने पसंद किया, नेक तमन्नाएँ, दुआएँ, आज भी ये प्रोग्राम पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम में जो आमिर भाई बेहतरीन और जारहाना अंदाज में वतन अजीज़ का दिफा, क्या आपको याद होगा, भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया करते थे और भारत के झूठे बेबुनियाद जो दावे हैं उनको बेनकाब करते थे और दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाते थे। उनके कुछ क्लिप होंगे, टीम जरा चलाइएगा।
वसीम, आपने डॉक्टर आमिर लाके साहब के साथ काम भी किया, आज उनकी पहली बरसी है, उनका खलाई किन्हीं तौर पे पूर्ण नहीं हो सका, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो बेहतरीन मेज़बान थे, उन्होंने गेम शोज़ किए, उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की, उन्होंने रमज़ान शोज़ किए, इसके साथ साथ वो टॉक शो भी करते रहे, जो प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा मैं करती हूँ। आमिर भाई ने पहले प्रोग्राम किया था, फिर सियासत में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। इतना टैलेंटेड वसीम कोई कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाकई आमिर लियाकत एक ऐसा इंसान था कि मतलब इंसान वाकई हैरान हो जाए कि कोई आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है और सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे कर सकता है। अंदाज़े बयां, अल्फाज का ज़ख़ीरा, नातिल उसूल मकबूल, रमज़ान नशरियात के बानी। देखिए, हम सब जो करते हैं वो तो उस पैटर्न को स्ट्रेंट को फॉलो करते हैं ना, कि जिसकी बुनियाद आमिर लियाकत साहब ने रखी। तो ये रमज़ान नशरियात सारे सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट इट सेल्फ पूरा प्रोग्राम होता है। तो एक्चुअली रमज़ान नशरियात 15-20 प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट उस आदमी को जाता है आमिर लियाकत कि जिसने इन आइडियाज को सोचा, इसको एग्जीक्यूट किया। हमने तो सिर्फ फॉलो कर लिया कि खैर वो इस तरह करते तो हम भी बस वैसे ही कर लें। तो ये इतना हमा जहत एक शख्सियत। मैं एक जुमला कहता हूँ आमिर भाई के जाने के बाद कि आमिर भाई के दम से ना रौनक लगी हुई। आपका उनसे यकीनन ऑफ एयर भी इंटरेक्शन होगा। आमिर लियाकत जिस महफिल में बैठे उस महफिल में सिर्फ उस महफिल में सिर्फ आमिर लियाकत ही होता था। फिर उसकी आवाज में बात करना, हंसी मजाक, एक रौनक थी। बस मेरा जी चाहता है कि आज एक साल मुकम्मल हुआ तो मैं दुआ करेंगे। अच्छा वसीम, अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट बहुत करते थे, ये बड़ा हौसला होता है कि कोई अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करे, उनके काम की तारीफ करे। इतना ज्यादा कि मैं हैरान हूँ कि जब मैं एक दफा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश कर रहा था, शुरू के प्रोग्राम था और मैंने उसमें उनको दावत दी और तब तक मैं रमज़ान नशरियात शुरू नहीं की थी और मैंने इंट्रो दिया। तो उसके बाद वो इंट्रो पर वो 4 मिनट जो है वो हौसला बढ़ाते रहे मेरा ऑन एयर कि आपने बहुत अच्छा किया। और ये वो खुद मुझे मेरे मोबाइल में आती कितने ही सैकड़ों वॉइस नोट्स महफूज हैं कि जिसमें सर आप कह रही हैं कि वो हौसला बढ़ाते थे। ये बड़े दिल की बात होती है, बड़े आदमी थे वो, गर्व की बात होती है। अल्लाह ताला उनके पास आखिरत की दर्जे, जैसे उन्होंने यहाँ रौनक लगाई हुई थी, अल्लाह करेगा उनकी कब्र भी जन्नत के बागात में से वहाँ भी इस बार रौनक मामला हो इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, आखिरी 1 मिनट है, कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहें अपने नाजरीन के साथ, आमिर भाई की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको जो हमेशा याद आती हो? बस कम के वक्त है तो बस मेरी जो उनसे आखिरी मेमोरी है वो कुछ बड़े अजीब गरीब वॉइस नोट का तबादला है। एक रात में 20-25 दिन पहले उनके मौत से उन्होंने मुझे अचानक रात 2-2:30 बजे कुछ वॉइस नोट भेजे, 2-3 मिनट के। तो कहने लगे यार अपने अंदाज में यार तू बड़ा अच्छा आदमी है यार, तुझे मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ तो कभी सामने जवाब नहीं देता और ये वो। तो ये बताते हैं कि वो एक आदमी दिल से जो ना वो एक बहुत अच्छा इंसान था डॉक्टर आमिर लियाकत। और ये मेरी इनके साथ एक आखिरी मेमोरी है। और बस मैं लोगों से भी कहूँगा कि जरूर, हम सब बड़े गुनाहगार लोग अल्लाह ताला कैबों पे करते रखे, लेकिन उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं इंशाल्लाह। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।